हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, केपी ओली ब्लेम इंडिया फॉर नेपाल क्राइसिस। लॉर्ड राम की बर्थ प्लेस का भी इशू उसने उठाया और उसके बाद इंडिया को जो नेपाल में दंगे शंगे हुए हैं और उसकी गवर्नमेंट गिर गई है, रिजाइन करके वो भाग गया, उसके ऊपर भी उसने भारत को ब्लेम किया है। केपी ओली टटपुंजा है चाइना का, आपको पता है, उसी का बंदा है। तो पहले क्या हुआ है सारा कुछ जानेंगे, तो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ नेपाल में जो रिसेंटली हुआ है, पूरी दुनिया ने इसको ऑब्जर्व किया है। मुझे दुनिया भर से लोगों के मैसेजेस आए कि नेपाल में क्या हो रहा है, सडनली नेपाल में क्या हुआ है। एवरीवन इज शॉक्ड कि किस तरीके से एक देश की आबादी करप्शन से इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि अपने देश का पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, वेरियस गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, 5 स्टार होटल्स, सब लोग ये जला देते हैं आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन के बस अब बहुत हुआ, बहुत करप्शन हो चुका है। जो एलीट है इस देश का बस यही पैसा अपने पास रख रहा है, आम आदमी के पास कुछ आ नहीं रहा है। एंड सडनली ऑल ऑफ दिस हैपेंड। नाउ अगेन, अब नेपाल में एक्चुअली में हुआ क्या है, क्या ये कोई जियोपॉलिटिकल गेम खेला गया है, इसको लेकर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। बट इसी बीच क्या होता है कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री, जी हाँ, केपी ओली आज के समय ही इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल एनीमोर। आपने देखा होगा केपी ओली अब इनडायरेक्टली भारत को ब्लेम कर रहे हैं कि एक्चुअली मेरे साथ जो भी हुआ है ना, ये प्रोटेस्ट वगैरह जो भी हुए हैं, इसका मेन कारण है कि मैंने भगवान राम के बर्थ प्लेस का इशू उठाया, लीपू लेक काला पानी का इशू उठाया, जो आपको पता होगा केपी ओली की टर्म में इन्होंने इंडिया के साथ एक बॉर्डर डिस्प्यूट खड़ा कर दिया था जो इंडिया नेपाल रिलेशंस में था नहीं, बट केपी ओली ने इंडिया नेपाल रिलेशंस को बहुत नुकसान पहुंचाया। लीपू लेक काला पानी इशू को बढ़ा चढ़ाकर मैप में उसको दिखाकर, और क्लियरली अब हमको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि केपी ओली की जो भी अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स आती थी कि इनके हिसाब से केपी ओली ने कहा था कि भगवान राम का जन्म हुआ है नेपाल में, जो ये इंडिया की टेरिटरी है, ये नेपाल को बिलोंग करती है। इस सब का बस एक ही रोल था कि नेपाल का सोशल मीडिया जो धीरे धीरे ये बात डिस्कस कर रहा था कि नेपाल में कितना करप्शन है, इनके मंत्री किस तरीके से 5 स्टार होटल परचेज कर रहे हैं, इनके जो बच्चे हैं दुनिया भर में घूम रहे हैं, लग्जूरियस लाइफस्टाइल बिता रहे हैं। ये लोग इस सब की जगह ये डिस्कस करना स्टार्ट कर दे कि इंडिया हमारे अगेंस्ट है। मतलब इस आदमी ने ना अपनी कुर्सी बचाने के लिए नेपाल इंडिया रिलेशंस को आग लगा दी, और कई गलेबल लोग जो थे नेपाल में इस सब में बह गए। इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट कमेंट्स भी करनी स्टार्ट कर दी। मतलब सोशल मीडिया पे आप देखोगे कई नेपाल के लोग थे, उन्होंने सडनली इंडिया को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया था केपी ओली की टर्म में। और अब हम फाइनली देख रहे हैं कि जब केपी ओली को प्रेशर के अंडर रिजाइन करना पड़ा, तो घूम फिर के जब इनसे पूछा गया कि हुआ क्या है, आपको क्यों रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि पूछा तो जाएगा कि इन्हीं के टेन्योर में नेपाल में ऐसे विजुअल सामने आए हैं जो आज से पहले कभी देखे नहीं थे। यूथ स्ट्रीट पे है, आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है, कंट्री डिस्टेबलाइज हो चुका है काफी हद तक। ये क्यों हुआ? अब केपी ओली के पास ऑप्शन थी, ये बोल सकते थे कि जी हम लोग प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाए अपनी बात जनता को, आई थिंक जो टाइमिंग थी सोशल मीडिया पे बैन लगाने की गलत थी वगैरह। मगर केपी ओली ने डायरेक्टली पॉलिटिक्स खेलनी स्टार्ट कर दी है। ये जो स्टेटमेंट है ना अपने आप में, ये इनडायरेक्टली भारत को ब्लेम करती है कि मैंने सिर्फ ये बोल दिया था ना कि लॉर्ड राम का जो बर्थ प्लेस है ये नेपाल है, और ये लिम्पियाधुरा को मैंने नेपाल के मैप में दिखा दिया था, इसलिए मुझको निकाला गया। आई मीन दिस इज जस्ट रियली बैड। आई थिंक आज के समय इंडियंस तो खैर देख ही पाएंगे कि केपी ओली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन नेपाल में थोड़े बहुत जो इनके सपोर्टर्स थे वो भी यहाँ पे साफ साफ देख पाएंगे कि क्या कर रहे हैं। जब इनके पास कोई अब ऑप्शन बची नहीं है, कोई जगह बची नहीं है भागने की, कुछ एक्सप्लेनेशन है नहीं, तो ये इनडायरेक्टली इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं कि मैंने ये सब इशू रेज किए थे इसलिए मेरी कुर्सी चली गई। और दूसरी तरफ आप अगर नेपाल में देखोगे तो ये बताया जा रहा है कि 51 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, मोर देन 50 पीपल हैव डाइड इन नेपाल। अभी जो एक्चुअल नंबर है ये शायद कुछ समय बाद और रिवील होगा। मोस्ट प्रोबेबली काफी लोग मारे गए हैं नेपाल में इन दंगों के दौरान। ये भी रिपोर्ट आई है कि जो ये जेन ज़ी एक्टिविस्ट है ना, जो भी ये आज के समय लोग कर रहे हैं नेपाल में, एक बात आई थिंक आप लोग भी सोचोगे, आम आदमी प्रोटेस्ट कर सकता है काफी हद तक, थोड़ा बहुत वायलेंस कर सकता है, मगर एक के बाद एक करके जो ये की बिल्डिंग्स हैं जिनको जला दिया गया है नेपाल में, क्वेश्चन आता है कि ये जो एक्टिविस्ट थे ये मतलब वर दे रेडी फॉर ऑल ऑफ दिस?
क्योंकि आम आदमी कर नहीं सकता ये। कोई नेपाल के सुप्रीम कोर्ट जैसी हाँ, कर बिल्डिंग हो, सकता है, पार्लियामेंट हो, कोई किसी को बोले कि आग लगाना है, वो आदमी उसको मुझे समझ में क्यों नहीं आएगा लगता कि है करना बहुत क्या है बड़ी मुझे, politics एक है इतनी इसके बड़ी पीछे। बिल्डिंग को आग कैसे लगाऊं। बट दीज गाइज सीम प्रीटी रेडी फॉर ऑल ऑफ दिस। खैर, जो ये जेंजी एक्टिविस्ट हैं, ये भी रिपोर्ट आई है कि इनमें से कुछ लोगों ने एक इंडियन टूरिस्ट बस को भी अटैक किया है। आई मीन देयर इज कंप्लीट केओस, कमोशन। और जो ये जेंजी एक्टिविस्ट हैं, इनकी कुछ डिमांड्स है। ये कह रहे हैं जब तक इनकी डिमांड्स पूरी होती नहीं है ना, तब तक ये अपना प्रोटेस्ट रोकेंगे नहीं। और इन लोगों की डिमांड्स क्या है, यहाँ पे आप देख पाओगे ना। अगेन, ये ऐसा नहीं है कि कुछ एक संगठित एक ग्रुप है जो ये डिमांड्स रख रहा है। डिमांड्स इनकी काफ़ी जगह से आ रही है। एक डिमांड तो ये है कि सोशल मीडिया पे बैन जो लगाया था हटा दिया जाए, जो हटा दिया जा चुका है। अब ये कह रहे हैं कि डिजिटल फ्रीडम को प्रोटेक्ट करके रखो, कि कल को ऐसा कुछ हो ना जाए कि कल को फिर सोशल नहीं मीडिया बैन बैन ना हो जाए। ये सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। दिस इज ह्यूज डिमांड इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं, ज़्यादातर जो सोशल मीडिया ऐप्स है ना, ज़्यादातर सारी ही सोशल मीडिया ऐप्स आज के समय वेस्टर्न है, सिवाय टिकटॉक को छोड़ के। ऑल ऑफ देम बिलोंग टू वेस्टर्न कंपनीज। फिर एक यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एंटी करप्शन मैकेनिज्म होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी लाओ, नेपोटिज्म को चेक करो। नेपोटिज्म को लेकर देखिए बहुत गुस्सा है कि नेता पावर में आ गया, नेपोटिज्म अब फिर गलत उसका चीज बच्चा है, वो भी गलत पावर चीज है, संभाल बहुत रहा गलत है। चीज है। लगातार एक फैमिली उसको है, वही मानना, अपने हाँ। पास पावर रख रही है। तो ये लोग चाहते हैं कि नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो या पॉलिटिशियंस हो, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए इंडिया पावर में में पहले आने nepotism का। और थी, अब तो इंडिपेंडेंट मोदी जी वॉच कोई डॉग्स आगे की यहाँ है पर ही बात की जा रही है। हाँ, बस इंडिपेंडेंट सही बात है। एजेंसीज वो बने इसलिए तो जो कहते हैं चेक कि करे मोदी कि जी कहीं जैसे पर हाँ, करप्शन तो नहीं हो रहा नेपाल में। nepotism फिर नहीं है देखिए तो मास भाई। रेजिग्नेशन चाहते हैं। ये चाहते इंडिया हैं की। करप्ट ऑफिशियल्स, कोई भी ऑफिशियल जिस पर कभी भी करप्शन के चार्जेस लगे हैं, सीधा वो रिजाइन कर दे। और रिजाइन कर पॉसिबली अगर हो पाए नेपाल में फिर से इलेक्शन इलेक्शन करो। ये तो चाहते हैं करंट जो भी पार्लियामेंट है नेपाल का पार्लियामेंट इन्होंने जला तो दिया है, बट फिर भी जो आप कह लीजिए जो उसका स्ट्रक्चर है वो भी पार्लियामेंट जीवित जल है। तो गया ये बीच कह रहे हैं में, कि आज नेपाल जल के गया। पार्लियामेंट को डिसॉल्व करो, नए इलेक्शंस यहाँ पे करो। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहते हैं ये चाहते हैं एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जिससे ज्यादा इंक्लूजन हो और अकाउंटेबिलिटी बढ़े। मतलब इसमें एक इनकी डिमांड ये भी है कि पार्लियामेंट में यूथ की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। घूम फिर के आप देखोगे ना, डिमांड यही है कि यंग लोग Power जो किसी मिनिस्टर के बेटे नहीं हैं, जो किसी पॉलिटिकल Merit किसी पे डायनेस्टी आएंगे, से नहीं हाँ। आते, Merit जो पे बिल्कुल बना ग्राउंड हुआ है। लेवल से खड़े हुए हैं, उनको मौका मिलना चाहिए पावर में आने का। तभी रिप्रेजेंटेशन इंप्रूव होगी और करप्शन हटेगा। और फिर यहाँ पर ये भी चाहते हैं कि जो लोग मारे गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था 51 के आसपास लोग मारे जा चुके हैं नेपाल के प्रोटेस्ट में। तो ये प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं कि वहां पर भी इनको अकाउंटेबिलिटी चाहिए कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको मारा क्यों गया है, उनके अगेंस्ट ये अत्याचार क्यों हुए हैं। और फिर फाइनली घूम फिर के जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। ये चाहते हैं कि जो बेरोजगारी है उसका कोई सोल्यूशन लाया जाए, माइग्रेशन, लैक ऑफ जॉब्स फॉर यूथ, इसका कुछ सोल्यूशन लेके आओ। घूम फिर के देखिए बात यही आती है, नेपाल का जो यूथ है ये देख रहा था कि जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से ये रीजन में बहुत ही पीछे रह गए थे। आप अगर वर्ल्ड बैंक ग्रुप की वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे आप नोट कर पाएंगे जीडीपी पर कैपिटा के मामले में नेपाल बहुत ही ज्यादा पीछे रह गया था। बांग्लादेश में ऑलमोस्ट 2600, इंडिया में ऑलमोस्ट 2700, भूटान की जीडीपी पर कैपिटा काफ़ी इंप्रेसिव है, बट याद रखिएगा आबादी भी बहुत कम है यहाँ पर। मालदीव्स में भी सेम केस आपको मिलेगा, बहुत ही छोटी आबादी है। श्रीलंका सेम केस। यहाँ पे आप इन सब कंट्रीज से आप कंपेयर करके देखोगे, नेपाल बहुत ही पीछे रह गया है। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा बिल्कुल सेम है नेपाल के। जो नेपाल में जीडीपी पर कैपिटा के नंबर्स हैं दे आर द सेम, बट पाकिस्तान में आप कह लीजिए वहाँ पर आर्मी की पकड़ इतनी है कि ऐसा कुछ कोई करने का सोच भी नहीं सकता जो नेपाल में हुआ है। क्योंकि इमरान खान को भी जब जेल में डाल दिया है उस तो time हो गए थे, पाकिस्तान में भाई कुछ ठंडे हो गए लोगों ने सारे। प्रोटेस्ट करने का प्रयास किया था, मगर उनको इतना बुरी तरीके से कुचला गया कि वो सारे प्रोटेस्ट वगैरह सब खत्म हो चुके हैं। तो नेपाल में जो हुआ है बिल्कुल एक यूनिक केस है, अनफॉर्चुनेट भी है ये। मैं नहीं मानता कि किसी भी देश में इस तरीके से अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर सब बर्बाद करके, पार्लियामेंट जलाकर, सुप्रीम कोर्ट जलाकर कोई रातों रात उन्होंने भी अच्छा बहुत तबाह भविष्य कर इससे दिया बनता यार। है। यूजुअली सबसे बेहतर तरीका यही है डेमोक्रेसी का। आप इलेक्शन में सही लोगों को वोट दीजिए, आपको जो लगता है कि जो लोग देश का भला चाहते हैं उनको वोट दीजिए, एंड लेट डेमोक्रेसी टेक इट्स कोर्स। बाकी क्योंकि देखिए अगर इसी तरीके से आपने सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन करना स्टार्ट कर दिया तो कल को फिर से कोई स्कैम हो गया देश में, फिर से पता फिर से लगा कोई कुछ न्यूज वारदात। सुना दी किसी ने कि जी यहाँ पर नेपाल में कुछ करप्शन हुआ है वगैरह, तो क्या हर बार ये बिल्डिंग जलाई जाएंगी? तो जो तरीका है अगेन इट इज अनफॉर्चुनेट कि नेपाल इसी के साथ यार वीडियो खत्म।
यार सीधी सी बात है, केपी ओली का दिमाग घूम गया है, वो उसकी सीधा सरकार हट गई पहले है। भी हमने पहले भी बोला है कि वो इंडिया को पसंद नहीं करता था। अब भी उसने वो यही कहा है वो कि मेरी चाइना का गवर्नमेंट, पिट्ठू है। हाँ, उसने अब भी यही कहा है कि मेरी गवर्नमेंट कराने वाला इंडिया है भाई। इंडिया का ना, इंडिया का यार ये कि मैंने भाई लिपू ले काला पानी का मैं केपी ओली का बारे में हम शुरू से कहते हैं कि नेपाल के लोग अच्छे हैं, लेकिन ये जो गवर्नमेंट थी ना, ये एंटी इंडिया थी और ये शुरू से पसंद नहीं करता था मोदी जी की गवर्नमेंट को, इंडिया को पसंद नहीं करता था। इसी वजह से उसने अभी ब्लेम लगाना स्टार्ट कर दिया है कि मेरी गवर्नमेंट इसकी वजह से गिरी। मेरी गवर्नमेंट है। और भाई कर लो यार, आखिर तो बाप का ही कसूरवार सारे के। और उधर के लोग अब कह रहे हैं हमें मोदी जी जैसी गवर्नमेंट चाहिए। उधर के लोग कह रहे हैं कि हमारी हेल्प भाई करो। नेपोटिज्म नहीं है, वो हेल्प मांग रहे हैं इंडिया से। भाई इंडियन गवर्नमेंट में पहले नेपोटिज्म होती थी, हाँ, जो सीधी सी बात अब है, नहीं है। बच्चों के बच्चे आके लग जाए, अब बहुत कम ना होने के बराबर है। बिल्कुल, जो थोड़ी बहुत है वो भी अब उस पे भी खत्म हो जाएगी। इंडियंस काबू कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में ये मसले नहीं होते। ये पाकिस्तान में भी बहुत है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म है, बिल्कुल है। बिल्कुल। आपको क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है।